आज हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे। हाँ, और विधानसभा और विधान परिषद के बारे में भी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जामरी में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेंटर टॉपिक। और स्टेट, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि इनके कानून बनाने वाले हाउस भी, मतलब सदन भी, एक दूसरे की परछाई जैसे हैं? आज हम लोकसभा की तुलना विधानसभा से और राज्यसभा की विधान परिषद से करेंगे। समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। भारत में समझिए दो तरह की सरकारें हैं। एक केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और फिर हर राज्य की अपनी सरकार जो अपने अपने राज्य के लिए जिम्मेदार है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही लेवल पर अपनी अपनी संसद होती है। देखिए, ये स्ट्रक्चर कितना सिमिलर है। सेंटर में है हमारी संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। और ठीक ऐसा ही ढांचा राज्यों में भी है, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। मतलब बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज, ताकि पूरे सिस्टम में एक जैसी व्यवस्था बनी रहे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे जनता की सीधी आवाज, यानी लोअर हाउस की। फिर चलेंगे एक्सपीरियंस वाले सेंटर, यानी अपर हाउस की तरफ। देखेंगे कि पावर किसके पास ज्यादा है। विधान परिषद की जो एक मजेदार पहेली है, उसे सुलझाएंगे। और आखिर में सबको एक साथ रखकर कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र के उस हिस्से से जो सीधे हमसे और आपसे जुड़ा है, लोअर हाउस। इन्हें जनता की आवाज कहते क्यों हैं? भाई इसलिए क्योंकि हमारी पसंद की गूंज सबसे पहले यहीं सुनाई देती है। तो सवाल यह है कि इन सदनों में मेंबर्स आते कैसे हैं? यहाँ कीवर्ड है डायरेक्ट इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष चुनाव। मतलब हम और आप देश के नागरिक सीधे वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, जिन्हें हम सांसद या एमपी कहते हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो विधानसभा के मेंबर बनते हैं, यानी विधायक या एमएलए, वो अपने अपने राज्य को। और इन सदनों का कार्यकाल होता है 5 साल का। इसीलिए इन्हें टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जनता का नया फैसला आता है और ये सदन फिर से बनता है। और हाँ, इन्हें 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। और यहां मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम उम्र चाहिए सिर्फ 25 साल। इसी कम उम्र की वजह से लोकसभा और विधानसभा को हाउस ऑफ यूथ, यानी युवाओं का सदन भी कहते हैं। इसके पीछे सोच यही है कि गवर्नेंस में नई एनर्जी, नए आइडियाज और यंग सोच हमेशा आती रहनी चाहिए। चलिए अब लोअर हाउस से निकलकर अपर हाउस की तरफ चलते हैं, वो जगह जिसे एक्सपीरियंस और कंटिन्यूटी का सेंटर माना जाता है। यहां इलेक्शन का तरीका एकदम अलग है। राज्यसभा और विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं, उनका चुनाव होता है इनडायरेक्ट। मतलब आम जनता सीधे वोट नहीं करती, बल्कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे, जैसे राज्यों के विधायक, वो इन मेंबर्स को चुनते हैं। एक और बड़ा फर्क है इनके कार्यकाल में। यहां हर मेंबर 6 साल के लिए चुना जाता है, जो लोअर हाउस से 1 साल ज्यादा है। ये लंबा कार्यकाल इसलिए रखा गया है ताकि सदन में स्टेबिलिटी बनी रहे। और सबसे खास बात, ये परमानेंट हाउस हैं, मतलब ये कभी भंग नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो इसका सिस्टम बड़ा यूनिक है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। इससे होता यह है कि सदन में हमेशा पुराने अनुभवी लोग भी रहते हैं और नए लोग भी आते रहते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और हाँ, यहाँ मेंबर बनने के लिए मिनिमम उम्र है 30 साल। ये जो ज्यादा उम्र की लिमिट है, यही इस सदन को हाउस ऑफ एल्डर्स या कहिए वरिष्ठों का सदन बनाती है। सोच ये है कि कानून बनाने के काम में एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और गहरी समझ भी शामिल होनी चाहिए। तो ठीक है, 2 सदन तो हो गए, पर असली सवाल तो ये है कि इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है? इसका जवाब हमें मिलता है मनी बिल, यानी धन विधेयक के नियमों में। जब बात पैसे की आती है, यानी फाइनेंशियल मैटर्स की, तो तराजू साफ साफ लोअर हाउस की तरफ झुक जाता है। कोई भी मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या विधानसभा में ही पेश हो सकता है। इसकी शुरुआत अपर हाउस में हो ही नहीं सकती। अपर हाउस की पावर यहां आकर बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। वो मनी बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं और ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? सिर्फ 14 दिनों के लिए उसे रोक सकते हैं। अगर 14 दिन में बिल वापस नहीं भेजा, तो ये मान लिया जाता है कि बिल दोनों सदनों से पास हो गया। ये लोअर हाउस के हाथ में एक बहुत बहुत बड़ी पावर है। अब आते हैं एक बड़ी ही मजेदार पहेली पर। हमने देखा कि विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन यह विधान परिषद यह हर राज्य में क्यों नहीं है?
ये सवाल ना हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की एक बहुत ही यूनिक बात बताता है। असल में ये फैसला राज्यों पर ही छोड़ा गया है कि उन्हें अपने यहाँ दूसरा सदन यानी विधान परिषद चाहिए या नहीं। अभी की बात करें तो भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद हैं और इन्हें याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है, कुंभट। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। कुंभट, बस। अच्छा, तो ये हर जगह नहीं है। ये बात तो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो फिर जहां ये है वहां इसके मेंबर, जिन्हें एमएलसी कहते हैं, वो चुने कैसे जाते हैं? देखिए, इसका इलेक्शन प्रोसेस काफी मिला जुला और कॉम्प्लेक्स है। 1/3 मेंबर तो चुनते हैं विधायक, 1/3 आते हैं लोकल बॉडीज से जैसे नगरपालिका वगैरह, 1/12 हिस्सा टीचर्स चुनते हैं, 1/12 ग्रेजुएट्स चुनते हैं और जो बाकी 1/6 बच गए उन्हें गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। मतलब समाज के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। तो हमने काफी सारी बातें समझ ली हैं। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक साथ रखने का और ये देखने का कि मुख्य अंतर आखिर हैं क्या। ये टेबल देखिए, एक ही नजर में सब कुछ साफ हो जाता है। निम्न सदन 5 साल के लिए टेम्पररी, उच्च सदन परमानेंट, मेंबर का टर्म 6 साल। निम्न सदन में डायरेक्ट इलेक्शन, उच्च सदन में इनडायरेक्ट। एज कैप भी साफ है, 25 साल बनाम 30 साल। और सबसे जरूरी बात, पावर। मनी बिल के मामले में असली ताकत निम्न सदन के पास है, जबकि उच्च सदन का रोल ज्यादातर सलाह देने वाला रह जाता है। तो आखिर में इस पूरे सिस्टम का मकसद क्या है? देखिए, निम्न सदन रिप्रेजेंट करता है जनता की इच्छा को, जो कि एनर्जी से भरी होती है, डायरेक्ट होती है, और वहीं उच्च सदन है ज्ञान और अनुभव का प्रतीक, जो किसी भी फैसले में सोच विचार, स्टेबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर आता है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो 2 सदनों वाला सिस्टम है, जिसे जनता की इच्छा और अनुभवी ज्ञान के बीच बैलेंस बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, क्या आज के इस तेजी से बदलते दौर में भी ये उतना ही जरूरी और फायदेमंद है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Hey everyone! Thanks for watching! Don't forget to like and subscribe to Examori.